सभी को नमस्कार। मैं पन्नाराम आपके साथ लगातार CUET के इस बैच में राजनीति विज्ञान का अध्याय नंबर 5 लेके उपस्थित हुआ। आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनः स्थापना। चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस प्रणाली क्या थी और उस कांग्रेस प्रणाली को फिर से पुनः स्थापित करने के लिए क्या प्रयास हुए, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा कि 1952 का जो आम चुनाव था या 1957 का जो चुनाव था या 1962 के जो आम चुनाव थे, उन सभी चुनावों में किस तरह से हमने प्रधानमंत्री हमारे जो नेहरू जी थे उनके करिश्माई जो नेतृत्व था उसकी वजह से लगातार कांग्रेस जो पार्टी थी उसको हमने क्या किया, बहुमत में रखा। लगातार कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रणाली को स्थापित किया उसको हमने संज्ञा दी थी कांग्रेस प्रणाली की। कौन सी प्रणाली की? कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी थी। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। अब नेहरू जी के बाद में एक समस्या आएगी जब उनका निधन हो जाएगा। यहाँ पे हमने तारीख दे रखी है 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो जाएगा। उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के कामराज। लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री दे रखा है। 1960 का दशक के खतरनाक दशक बता रखा है। 1965 में पाक का युद्ध दे रखा है। 10 जनवरी 1966 का साल है, उसमें शास्त्री जी की मृत्यु दे रखी है। ये सारे के सारे बिंदु कहीं न कहीं हमारे को 27 मई 1964 के बाद भारतीय राजनीति में राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर जो चुनौती पैदा हुई थी उसकी व्याख्या इन बिंदु के माध्यम से हम कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि नेहरू जी का जब निधन हो गया तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज के सामने एक चुनौती आई कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, या अब पार्टी के शासन को कौन संभालेगा, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। ऐसी दशा में हम बात करते हैं कि 1960 से 70 की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि 1962 में हमारा एक युद्ध हुआ था चीन के साथ। अब इस साल को खतरनाक साल क्यों कहते हैं, खतरनाक दशक क्यों कहते हैं? 1962 में हमने एक युद्ध लड़ा था। किसके साथ में? चाइना के साथ में युद्ध लड़ा था। 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। 1966 का जो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था खाद्यान्न संकट, इसका मतलब क्या? मानसून की जो असफलता थी, उस मानसून की असफलता की वजह से जो अकाल पड़ा था, खाद्यान्न संकट आया था। क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी वो पूरी तरह से असफल हो गई थी। तो ये कुछ कारण थे, इसकी वजह से हमने कौन से साल को खतरनाक साल कहा है? 1960 से 70 के साल को खतरनाक साल कहा है। इसके अलावा दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी इस टाइम पीरियड में मौत हो गई या उनका निधन हो गया। एक नेहरू जी थे और दूसरे कौन से? यहाँ पर एक यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री है। तो ये जो समय था 1960 से 70 का हमारे राजनीति के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा ही खतरनाक समय था, हमारे लिए चुनौती पैदा करने वाला समय था। सबसे पहले यहाँ पे बात दी गई है नेहरू जी के निधन की। जब नेहरू जी का निधन हुआ तो बहुत सारे पर्यवेक्षक ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन लोगों ने सवाल उठाए कि क्या भारत में लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा या नहीं। अब देखो के कामराज के सामने चुनौती थी कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी छवि साफ सुथरी थी, सुदृढ़ उनका व्यक्तित्व था, और लाल बहादुर शास्त्री 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, तो कहीं ना कहीं उस युद्ध से हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को जो ठेस पहुंची, उनको जो दुख हुआ, तो उसके बाद वो बीमार रहने लगे। तो कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री के साथ में उनके संबंध बहुत अच्छे थे और लाल बहादुर शास्त्री पे ज्यादा विश्वास करते थे। और हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने एक बार एक रेल दुर्घटना हो गई, वो एक रेल मंत्री थे नेहरू के कार्यकाल में, तो उस रेल दुर्घटना की वजह से उसको नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए? प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जब के कामराज ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के सामने इस बात को रखा कि जो हमारा
अगला प्रधानमंत्री ये कौन होना चाहिए, तो लगभग जो नेता थे सब ने किस किस बात को स्वीकार किया कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेहरू जी के बाद में जो अगले प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। लेकिन उनका छोटा सा कार्यकाल रहा और छोटे से कार्यकाल में उन्होंने दो प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। एक तो उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था उस चुनौती के झेला था। इसके अलावा 1966 में जो अकाल पड़ा था, इस अकाल से भी पूरी तरह से वो टूट गए थे। कौन, लाल बहादुर शास्त्री। आप देख पा रहे हो कि 1966 में जो हमारा अकाल पड़ा और 1965 का जो दौर था, सैन्य खर्चा बढ़ गया था, सेना पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया क्योंकि उस समय युद्ध हुआ था। आपने देखा था कि 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था तो हमने किसका रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना करी थी, 1965 में हमने रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना करी थी। ये कुछ ऐसे बिंदु है जिनसे हमारे को समझ में आती है पृष्ठभूमि। 60 से 70 का जो दशक है या 10 साल का जो टाइम पीरियड है, तो इन दो चुनौतियों को किसने झेला था, लाल बहादुर शास्त्री ने। पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ या फिर 1966 का जो अकाल पड़ा हुआ था, वो सारा पैसा हम किस में खर्च कर रहे थे, सामरिक महत्व में, या हम सेना के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। कृषि व्यवस्था पूरी तरह से पिछड़ गई थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। उसके बाद जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त हो गया तो पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ जिसमें हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक समझौते के तहत उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद गए हुए थे। ताशकंद समझौते के दौरान 10 जनवरी 1966 को किसकी मौत हो जाती है, रहस्यात्मक तरीके से, है ना, किसकी मौत हो जाती है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। तो फिर एक बार हमारे सामने एक नई चुनौती का जन्म होता है। वो चुनौती कौन सी है, राजनीतिक उत्तराधिकार की। उस समय हमने क्या किया था, जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी या उनका निधन हुआ था, हमने किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अब देखो जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर फिर से उत्तराधिकार की चुनौती पैदा हो रही है। अब हम देखते हैं कि उस चुनौती को हमने किस प्रकार से सुलझाया। शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने दो प्रकार के विकल्प थे। कांग्रेस से पार्टी की अगर हम बात करें तो एक नाम आ रहा है मोरारजी देसाई का, दूसरा नाम आ रहा है इंदिरा गांधी का। लेकिन आपने सिंडिकेट नेताओं का नाम सुना होगा। सिंडिकेट का मतलब होता है कि कांग्रेस पार्टी में वह प्रभुत्वशाली नेताओं का समूह, जो वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, उन नेताओं के समूह को किसकी संज्ञा दी गई थी। हाँ, ये एक अनौपचारिक ग्रुप कह सकते हो आप, इसको सिंडिकेट के नेता कहते हैं। और उन सिंडिकेट के नेताओं ने समझा कि मोरारजी देसाई, जिनका संबंध यूपी से है, एक बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो मंत्री रह चुके हैं, तो मोरारजी देसाई राजनीतिक लिहाज से अगर हम बात करें तो बड़े परिपक्व आदमी है, बड़े मैच्योर आदमी है। बम्बई प्रांत के वो सीएम रह चुके हैं, जिसको आपने देखा था, पहले बम्बई था, बाद में 1960 में दो राज्य बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। तो राजनीति के लिहाज से उनका खासा अनुभव था। ऐसी दशा में सिंडिकेट के नेताओं ने सोचा कि कहीं न कहीं अगर हमने इसको प्रधानमंत्री बना दिया, मोरारजी देसाई को अगर हमने प्रधानमंत्री बनाया तो वो अपनी टर्म और कंडीशन पे काम करेंगे, ऐसी दशा में हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा। तो सिंडिकेट के नेताओं ने किसका साथ दिया, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। और कहीं न कहीं सिंडिकेट के नेताओं की भूमिका रही, क्योंकि उनका ध्येय क्या था कि पार्टी का जो शासन चले, पार्टी में जो नीतियां बने, उन नीतियों को, उन योजनाओं को बनाने में कहीं न कहीं हमारा योगदान लिया जाए। और इंदिरा इन चीज़ों को लेकर क्या नहीं थी, ज़्यादा परिपक्व नहीं थी। उसको, हाँ, इंदिरा गांधी को भी सूचना मंत्रालय में या उस सूचना मंत्रालय के पद पर काम करने का अनुभव था। साथ में जो कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष पद पर भी काम करने का उसको अनुभव था। लेकिन राजनीति के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं थी। फिर भी सिंडिकेट नेताओं की मदद से वो क्या बन जाती है, मोरारजी देसाई को पछाड़ते हुए मोरारजी देसाई को
प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है और अगली प्रधानमंत्री कौन बनती है? इंदिरा गांधी, नेहरू जी की पुत्री। उसके बाद हम बात करते हैं उस काल की जो समस्याएं थी। उस काल में हमने देखा 1960 से 1970 का जो समय था, बड़ा विकट समय था, प्रतिकूल समय था हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि हमने दो प्रकार के युद्ध लड़े थे। 1962 में चाइना के साथ युद्ध होना, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होना, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना होना, रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना होना। इसके अलावा 1966 का जो मानसून की असफलता की वजह से अकाल पड़ा, या हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार उसमें कमी आना, हमारे को जो गेहूं का आयात करना पड़ा था, बिहार का जो खाद्यान्न संकट था, रुपए का अवमूल्यन का मतलब होता है कि दूसरे देश की जो मुद्रा है, जैसे डॉलर मान लो अमेरिका की मुद्रा है, उसकी तुलना में हमारी जो करेंसी है, हमारी मुद्रा का मूल्य गिर जाना। उदाहरण आप देख पा रहे हो, $1 जिसका रुपए पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 7 रुपये हो गया। ये किसका एग्जाम्पल है? ये रुपए के अवमूल्यन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सैन्य खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा। कौन सा खर्चा? सेना पे खर्चा बढ़ा, क्योंकि हमने लगातार 2 युद्ध किए थे। इसके अलावा प्राकृतिक जो आपदा थी, कहते हैं कि मान सकते हैं हम एक प्रकार से जो प्राकृतिक समस्या कह सकते हो आप, जो सूखा पड़ा था, मानसून की असफलता रही थी। ये कुछ ऐसी पृष्ठभूमि थी उस टाइम पीरियड की, तब इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री के बाद में प्रधानमंत्री बनाया, तो उनके सामने भी इस प्रकार की समस्याएं थी कि जनता को किस प्रकार से सुविधाएं प्रदान की जाए। आओ हम चर्चा करते हैं। तो देखो, चौथा आम चुनाव 1967। इंदिरा गांधी फिर से यहाँ पे तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। एक बार तो सिंडिकेट नेताओं की मदद से वो प्रधानमंत्री बन गई है। हम देख पा रहे हैं 1967 का आम चुनाव। चौथा जो लोकसभा का चुनाव है, केंद्र व राज्यों में कांग्रेस को यहाँ पर धक्का लगेगा। सीट और मतों की संख्या में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। चुनाव के जो नतीजे हैं उनको किसकी संज्ञा दी गई है? बहुत अच्छा प्रश्न वहाँ से बनता है कि कौन से चुनावों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। 1967 के चुनाव। अब देखो 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस की क्या नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी। बात करते हैं यूपी, एमपी, उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में उड़ीसा, मद्रास और केरल। यहाँ तक कि एक राज्य ऐसा है जहाँ पर कौन सी सरकार बनती है? डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कसगम, इस पार्टी की सरकार बनती है। और इस पार्टी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? आपने देखा होगा, हिंदी भाषा यानी हिंदी राजभाषा नहीं बननी चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बननी चाहिए, और हिंदी को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। तो एक ऐसा क्षेत्रीय दल था, कहाँ का? तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन चला था 1965 के साल में। इसलिए 1967 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हम क्या देख पा रहे हैं कि चौथे आम चुनाव में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में अनबन थी, या हम कह सकते हैं किसके साथ में? सिंडिकेट के जो नेता थे और इंदिरा गांधी के बीच में अनबन थी। इन वजहों से इस पार्टी में क्या होता है कि केंद्र और राज्यों में क्या होता है, पार्टी को चुनाव में धक्का लगता है। यहाँ तक कि जितनी सीटें और जितने मतों की संख्या मिली थी वो पिछले 3 आम चुनावों से बहुत कम थी। चुनावों के जो नतीजे थे उनको किसकी संज्ञा दी गई थी? राजनीति के भूकंप की संज्ञा दी गई थी। ये कुछ आंकड़े थे, ये कुछ परिणाम थे, इनके ऊपर हम नजर डालेंगे। ये बातें क्यों घटित हुई, इसका कारण क्या था? अब देखो 1967 के टाइम पीरियड में 4 ऐसे कौन से नेता थे, या ऐसे सिंडिकेट के कौन कौन नेता थे जो हार गए थे? बड़े नाम है। के कामराज का संबंध कहाँ से है? मद्रास से है। अतुल्य घोष का संबंध कहाँ से है? बंगाल से है। एस के पाटिल का संबंध महाराष्ट्र से देख पा रहे हो। केबी साय का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। ये कुछ ऐसे बड़े नेता है, सिंडिकेट के नेता, जो चुनाव हार गए थे। पिछली स्लाइड को अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेने का आप प्रयास करो। गैर कांग्रेसवाद। अब एक सवाल और आता है कि कौन से ऐसे आम चुनाव हुए थे भारत में जहाँ पर गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा आई थी? तो हम कहते हैं 1967 के आम चुनाव। क्यों ऐसा क्यों हुआ था, आओ देखते हैं। ये क्या था? नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या होता है? अब कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ी हुई थी आपस में, चाहे मोरारजी
देसाई हो, चाहे आपकी इंदिरा गांधी हो, उनके संबंध ठीक नहीं थे, या फिर सिंडिकेट के नेता और इंदिरा गांधी के बीच में जो बातचीत होती थी, कहीं ना कहीं उनके विचार मेल नहीं खाते थे, तो बाहर की जो राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, उन्होंने क्या सोचा कि अपने को क्या करना चाहिए, एक साथ मिलके अपने को क्या करना चाहिए, हाँ अपने को चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि हम क्या करते, सत्ता से पूरी तरह से किसको, कांग्रेस को बाहर निकाल दे। 1967 के आम चुनाव में गैर कांग्रेसवाद की रणनीति आई। राम मनोहर लोहिया ने इस अवधारणा को बिल्कुल सही बताया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक पार्टी का प्रभुत्व बनता जा रहा है। हीरो वर्शिप की जो अवधारणा आपने देखा था कि हीरो वर्शिप, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था। तो समाजवादी नेता है राम मनोहर लोहिया, उन्होंने क्या कहा, गैर कांग्रेसवाद के द्वारा हमारे को क्या करना है, लोकतंत्र को फिर से स्थापित करना है, क्योंकि 1960 से 70 का जो समय था उसमें जो प्रतिकूल परिस्थितियां रही, तो प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद में 1967 के बाद में अपने को फिर से गरीब लोगों को ऊपर उठाना है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए अपने को क्या करना है, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से बाहर करना है। आप देख पा रहे हो कि कांग्रेस पार्टी की फूट का फायदा उठाना चाहते थे अन्य पार्टी के लोग, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, उन्होंने गठबंधन की राजनीति करने का प्रयास किया, एक छतरी के आगे नीचे आ गए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर धकेलने के लिए अन्य पार्टी या अन्य राजनीतिक दल एक जगह हो जाते हैं, जिनकी विचारधारा, जिनके कार्यक्रम सब में क्या होती है, भिन्नता होती है। कार्यक्रम और विचारों में क्या है, अंतर है। कांग्रेस विरोधी मोर्चा है, गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा किसने दी थी, लोहिया ने, समाजवादी नेता है। अब देखो आगे हम क्या देख पा रहे हैं, गठबंधन, दो या दो से अधिक जब राजनीतिक दल क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमें गठबंधन कहते हैं। ये हमारे को कौन से चुनाव में देखने को मिला, 1967 को, क्योंकि आपने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में सिंडिकेट नेताओं की मदद से किसको प्रधानमंत्री बनाया गया, इंदिरा गांधी को। लेकिन सिंडिकेट नेता ऐसा चाह रहे थे कि वो हमारी टर्म और कंडीशन पे काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से सिंडिकेट नेताओं के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में संबंध ठीक नहीं रहते। उनके खट्टे संबंधों को देखकर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कुछ बातों को लेकर विवाद था, जैसे उसने 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण करने का सवाल उठाया, तो उसका किसने विरोध किया था, उसका मोरारजी देसाई ने। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे, उनका कौन फायदा उठाना चाह रहे थे, अन्य जो राजनीतिक दल थे उन्होंने सबने एक साथ मिलकर क्या करने का, कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ने का जो तरीका अपनाया, उसको क्या कहते हैं, गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा किसने दी थी, राम मनोहर लोहिया, समाजवादी नेता है। अब देखते हैं मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम, यानी गठबंधन, गैर कांग्रेसी सरकारें, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त विधायक दल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैर कांग्रेसी सरकारें, संयुक्त विधायक दल की सरकारें, एसवीडी, संयुक्त विधायक दल। अब देखो अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। हमने देखा कि 1967 के आम चुनाव में हमारे को बड़े बड़े जो नेता थे सिंडिकेट के, उनको हारना पड़ा, या हमारे जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें भी हमारे को क्या देखना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को क्या देखना पड़ा, हार का सामना देखना पड़ा। तो देख पा रहे हैं गैर कांग्रेसी सरकारें, उसको हमने कौन सी संज्ञा दी है, गैर कांग्रेसी सरकारों को उन्होंने संयुक्त विधायक दल के रूप में क्या रहा, चुनाव लड़ा। अब देखो अलग अलग विचारधारा, अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पे समाजवादी एसएसपी है, पीएसपी है, सीपीआई यानी वामपंथी दल है, जनसंघ यानी दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग है ना, इन सभी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। क्या किया उन लोगों ने, एक साथ चुनाव लड़ा, उसको हम क्या कहते हैं, एसवीडी, संयुक्त विधायक दल कहते हैं। ऐसे ही पंजाब में अकाली दल है, उसके भी दो ग्रुप हो जाएंगे, संत ग्रुप है, मास्टर ग्रुप है, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआईएम है, मार्क्सवादी सीपीआई है, एसएसपी है, रिपब्लिकन पार्टी है, और भारतीय जनसंघ है। इस तरह से बिहार में भी बहुत सारे ग्रुप एक साथ हो गए। उन्होंने एक साथ क्या, एक दल बना के चुनाव लड़ने का जो प्रयास किया, ताकि कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरह से क्या कर दे, बाहर कर दे। ये किसका तरीका था, ये गठबंधन का तरीका था। और इस तरह से जो कांग्रेस के विरुद्ध पार्टियां एक साथ आके चुनाव लड़ रही थी एक छतरी के नीचे, उसको राम मनोहर लोहिया ने किसकी संज्ञा दी थी, गैर कांग्रेसवाद की। चाहो तो आप यहाँ से
स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे बिहार में जो सरकार बन रही थी, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। ऐसे ही पंजाब में PUF ना पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। तो सारी की सारी ये पार्टियां एक साथ हो गई थी। हम क्या देख पा रहे हैं, हमने देखा था कि नेहरू के बाद में उत्तराधिकार की जो चुनौती पैदा हुई थी उसको कैसे हल किया गया। लाल बहादुर शास्त्री क्या बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद में शास्त्री जी की मृत्यु होने के बाद में सिंडिकेट नेताओं की मदद से इंदिरा गांधी को PM बनाया गया। और 1967 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे चौथे, उन लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, उन बड़े नेताओं के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। उसका फायदा उठाने के लिए अन्य राजनीतिक पार्टियां एक छतरी के नीचे आ गई। उसको राम मनोहर लोहिया ने कौन सी संज्ञा दी, गैर कांग्रेसवाद की संज्ञा दी। और ये सारी की सारी पार्टियां क्या करना चाह रही थी, चुनाव लड़ना चाह रही थी। उसका नतीजा आपने देखा था पिछले वाली स्लाइडों में कि किस प्रकार से अपने को 9 राज्यों में क्या देखना पड़ा था, हार का सामना देखना पड़ा था। उन 9 राज्यों के नाम आप याद रखो, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मद्रास है, केरल है। अब देखो अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो आपने देख पा रहा है कि वहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी का वहाँ पर सरकार बनी थी, बहुमत मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कसगम। हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने का विरोध करने वाली पार्टी कौन सी थी, DMK पार्टी थी। एक और विचारधारा 1967 के आम चुनाव में एक नया जुमला अपने को देखने को मिल रहा है, दल बदल। अब देखो दल बदल क्या था, बड़ी रोचक कहानी है दल बदल की। अगर हम इसकी चर्चा करें तो दल बदल यहाँ पे नाम दे रखा है आयाराम गयाराम। इसका संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है। गयालाल और कांग्रेस एवं यूनाइटेड फ्रंट के बीच में राव वीरेंद्र सिंह का नाम आया है। इसको एक बुराई कहा गया है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा उसको एक बुराई कहा गया। और देखो दल बदल को रोकने के प्रयास हुए थे। कब कब प्रयास हुए थे, 52वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन के तहत। अब सबसे पहले यहाँ से क्या प्रश्न आता है आपके CVT में कि दल बदल जो अवधारणा है या दल बदल की जो राजनीति है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिली, तो हमारे को क्या उत्तर देना है, 1967 के आम चुनाव में। कांग्रेस के एक हरियाणा के विधायक दल के एक नेता थे और उनका नाम था गयालाल जी। क्या नाम था, बड़ी रोचक कहानी है। अब देखो गयालाल जी कांग्रेस पार्टी में थे। अब दल बदल का मतलब क्या होता है कि किसी एक पार्टी में आपको जो चुनाव चिन्ह मिलता है उस चुनाव चिन्ह को लेके क्या लड़ना, चुनाव लड़ना। उसके बाद में आप उसी मूल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके मिल जाना, उसको क्या कहते हैं, अपने दल को छोड़ देना, दूसरे दल में चले जाना। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में थे कौन, ये गयाराम जी थे। और गयाराम जी क्या करते हैं, या गयालाल जी क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़कर इसमें चले जाते हैं और कहते हैं कि लगभग 15 दिन में ये यहाँ गए, फिर यहाँ वापस आए, फिर एक बार और गए। और अगली बार जब उन्होंने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की तो वहाँ पर चंडीगढ़ की एक प्रेस वार्ता में एक कांग्रेस के नेता जिनका नाम राव वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने कहा था कि गयाराम था और अब क्या हो गया, आयाराम हो गया। इसलिए इसलिए दल बदल में जो आपका आयाराम गयाराम इस प्रकार का जो अवधारणा है दल बदल की, वो कब देखने को मिली थी, 1967 के आम चुनाव में। दल बदल की इस स्थिति को क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमने एक प्रयास किया था 52वां संविधान संशोधन, लेकिन वो ज़्यादा कोई सफल नहीं हुआ था। उसमें ऐसा कुछ प्रावधान था कि 1/3 सदस्य अगर दूसरे दल में जाते हैं उससे अधिक तो उस दल का विभाजन माना जाएगा। अगर वही सदस्य 1/3 से कम रहते हैं तो उस दल का क्या माना जाएगा, दल बदल माना जाएगा उन सदस्यों का। उसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में ज़्यादा गहराई से नहीं है, आप तो चाहो तो इनको याद रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले वहाँ पे। 91वां संविधान संशोधन के तहत इसको पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया गया। फटाफट आप यहाँ के स्क्रीनशॉट ले। दल बदल की जो राजनीति थी उसका
अपने को देखने को मिला उदाहरण 1967 के चुनाव में कि ये हरियाणा का एक विधायक था जिसका नाम गयाराम जी कह सकते हैं। आयाराम गयाराम का जो जुमला था बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, लगभग एक पखवाड़े की बात है, 15 दिन में 3 बार इस प्रकार करना, कांग्रेस से इसमें जाना, उसके बाद में यहाँ से वापस इधर आना, फिर यहाँ से इधर जाना, फिर जब यहाँ से वापस आने के बाद उसने करी तो चंडीगढ़ की प्रेस वार्ता में कांग्रेस के एक नेता ने क्या बताया, राव वीरेंद्र सिंह ने, कि ये कौन सा राम था, गया राम था, आयाराम हो गया, यानी मूल पार्टी को छोड़ के गया है, वापस से ये अपने उसी पार्टी में आ गया है। तो इस प्रकार के जुमले को क्या करने के लिए कि ये एक प्रकार की बुराई है दल बदल की, इसको रोकने के लिए जो प्रयास हुए थे 1985 का 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, लेकिन वो प्रयास उतना सफल नहीं हो पाया। उसके बाद हमने अगला प्रयास किया था 2003 में 91वां संविधान संशोधन, जिसके तहत दल बदल की राजनीति को रोकने का हमने प्रयास किया था। और आगे हम चर्चा करते हैं आगे वाले टॉपिक की, कांग्रेस में विभाजन। आप देख पा रहे हो कि कांग्रेस का चौथा जो आम चुनाव हुआ उसमें सिंडिकेट के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी हार हुई। आप देख पा रहे थे पीछे, आपने पीछे वाली कुछ स्लाइडों में देखा होगा था कि 1967 के चुनाव में जो ऐसे नेता जो हार गए थे, हाँ, सिंडिकेट के जो नेता हारे थे, के कामराज मद्रास, अतुल्य घोष का संबंध कहाँ से था, बंगाल से, एस के पाटिल महाराष्ट्र, के बी साहब बिहार, ये जो बड़े नाम थे, ये बड़े नाम 1900 कौन से चुनाव में, हाँ 1967 के चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। और 9 राज्य ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पे गठबंधन की सरकारें बनी थी। और हम देख पा रहे हैं उसका कारण क्या था, क्योंकि गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा का वहाँ पर उदय होना। और साथ में एक राज्य ऐसा था तमिलनाडु, जिसमें किसकी सरकार बनी थी, डीएमके पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी को वहां पर क्या मिला था, बहुमत मिला था। कांग्रेस में विभाजन हो जाएगा। आप देखो 1967 के बाद में कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ था उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1967 के चुनाव परिणाम। 9 राज्यों में कौन सी सरकारें बनी, गैर कांग्रेस की सरकारें को बढ़ना, सिंडिकेट बना, इंदिरा यानी सिंडिकेट नेताओं के साथ में इंदिरा गांधी की उतनी अच्छी नहीं बन रही थी। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री भी थे, लेकिन बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है या जो प्रिवी पर्स है उसको समाप्त करने की बात इंदिरा गांधी ने कही। ये बात किसको पसंद नहीं थी, मोरारजी देसाई को। इसलिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में भी तनातनी रहती थी। इसकी हम आगे वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे कि प्रिवी पर्स क्या था, उसको समाप्त करने के लिए क्या भारतीय संविधान में प्रयास हुए, कौन कौन नेताओं ने प्रयास किए। इसके अलावा 10 सूत्री जो कार्यक्रम किसने चलाए 1967 के दौरान, इंदिरा गांधी ने। क्यों चलाए थे, उसने समाजवादी विचारधारा की ओर क्या ले जाना चाहती थी देश को, कि गरीब लोगों का हित, हाँ गरीब लोगों का भला होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक उनको क्या मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ ऐसे टॉपिक है हम बात करते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा 1969 में। 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन होने जा रहा है उसका मूल कारण क्या था, हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे मूल कारण तो था वहाँ का जो परिणाम आया था 1967 का। देखो 1967 में परिणाम आया, 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो सिंडिकेट के नेताओं ने उसका दोष किसके ऊपर मढ़ा, इंदिरा गांधी पे। और इंदिरा गांधी ने उसका दोष किस पे मढ़ा, सिंडिकेट के नेताओं पे। अब देखो, लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही थी, क्योंकि हमने देखा है कि 1960 से 1970 का जो समय था बड़ा प्रतिकूल समय है। वहाँ पे जनता आक्रोश में है, जनता क्या कर रही है वहाँ पर है, क्रांति कर रही है, आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं, क्योंकि हमने 1962 में युद्ध लड़ा है, 1965 में युद्ध लड़ा है, 1966 में अकाल को झेला है, और 2 प्रधानमंत्रियों की लगातार मृत्यु हो गई है, 64 में मृत्यु हो जाना। इसके बाद में 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाना, रक्षा भी बहुत ज़्यादा हो जाना, रुपए का अवमूल्यन हो जाना। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां थी। जनता क्या नहीं कर रही थी, जनता सरकार से क्या नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, नीतियों का फायदा जनता को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय तो कृषि भी पिछड़ी हुई थी, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि रक्षा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। 3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना 1962 और 65 के जो युद्ध हुए थे, या रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी
जिनसे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कुछ कारण, ऐसी परिस्थितियां थी, या कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, तो उन्होंने 1967 के आम चुनाव में जो मात खाई, ये एक कारण था। साथ में ये बड़ा रोचक तथ्य है, 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव है ये भी कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण था। आओ हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए हुए, जितने भी बिंदु यहाँ पे दिए गए, उनको आप अच्छे से पढ़ो। 3 मई 1969 को कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो जाएगा, जो क्या थे, राष्ट्रपति के पद पे थे। उसमें उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। अनुच्छेद 65 की हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 62 में 6 माह में चुनाव करवाने पड़ते हैं। उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार हो गई तो पहली बार भारत का कोई एक ऐसा व्यक्ति तो निर्विरोध राष्ट्रपति बना था, वो कौन था, नीलम संजीव रेड्डी था। और 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था उस समय वो लोकसभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, एस निजलिंगप्पा। उसके बाद में हमने नाम लिखा है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह। कौन थे, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के CJI कौन है, एम हिदायतुल्लाह है। अनुच्छेद 70 क्या कहता है, यानी आकस्मिक परिस्थितियां होने पर, यानी राष्ट्रपति का पद अगर खाली है या उसके राष्ट्रपति के पद को लेके आकस्मिक परिस्थितियां है, संसद अगर अधिवेशन में, हाँ, उस समय कानून कौन बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति उत्तरदायित्व निर्वहन अधिनियम 1969 बनेगा और उसमें एम हिदायतुल्लाह पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो क्या है कि CJI होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हुए भी राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे चुनाव कैसे होने, क्या होने। एक बार फटाफट यहाँ से यहाँ पे, हाँ, इसको जल्दी से पढ़ने का प्रयास करो। चर्चा करते हैं। 3 मई 1969 जाकिर हुसैन का जब निधन हो जाएगा तो हमारे सामने एक नई चुनौती पैदा हो जाएगी कि राष्ट्रपति का क्या करना है, चुनाव करना है। अब देखो उपराष्ट्रपति उस समय कौन है, वीवी गिरी है। कौन है, वीवी गिरी है। 1969 का समय है। 1967 में किसकी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 1969 में राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी है। अब अनुच्छेद 65 भारतीय संविधान का ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो आपको, है ना, उसका पद क्या नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए, हाँ, उसका निर्वाचन होना चाहिए। और जब राष्ट्रपति का पद खाली रह जाता है तो उसके पद को कौन संभालेगा, हाँ, उसका पद को संभालेगा उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस बात का उल्लेख कहाँ पे है, अनुच्छेद 65 में है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसके पद को, यानी उसके पद के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां जितनी भी उसके उत्तरदायित्व है किसके पास आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में। अब देखो वीवी गिरी ने कौन सा पद संभाला वहां पर, हाँ, उन्होंने, वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के पद के रूप में काम किया। अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि उस पद को भरने के लिए, क्योंकि हाँ, अपने को 6 महीने में चुनाव करवाने जरूरी है। लोकसभा अध्यक्ष का मैंने नाम लिखा है नीलम संजीव रेड्डी। इनके प्रति सहानुभूति थी सिंडिकेट नेताओं की। और कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा क्या चाह रहे थे कि अगले राष्ट्रपति कौन बने, इसके लिए वो ऐसा चाह रहे थे कि कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी क्या करे, चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा हो जाएगी। इंदिरा गांधी ऐसा चाह रही थी, क्या चाह रही थी, एस निजलिंगप्पा तो चाह रहे थे कि नीलम संजीव चुनाव लड़े, और यहाँ पर इंदिरा गांधी ऐसा चाह रही थी कि अगला जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री क्या चाह रही थी, अगला जो राष्ट्रपति है कौन होना चाहिए, वीवी गिरी होना चाहिए। अब देखो उस समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पे थे और राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि किसका पद खाली हो गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो समस्या ये हो गई थी कि इंदिरा गांधी ऐसा चाह रही थी कि वीवी गिरी जो है एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। किसके रूप में, स्वतंत्र
प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। लेकिन वीवी गिरी ने जब मना किया तो इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूं। अब देखो होता क्या है कि जब दोनों ही पद रिक्त हो जाएंगे, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, ऐसी दशा में बताओ क्या होगा। तो इस बात का उल्लेख यहाँ पर कहाँ किया गया है, आर्टिकल 70 क्या कहता है कि अगर दोनों ही पद रिक्त है, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पद के बारे में विशेष चर्चा है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है यानी आकस्मिक परिस्थितियां पैदा हो गई है, ऐसी दशा में यहाँ पे कानून कौन बनाएगा, संसद कौन बनाएगा, यानी संसद कानून बनाएगी। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, हाँ वहाँ पर एक कानून बनता है। क्या कानून बनता है, राष्ट्रपति दायित्व निर्वहन अधिनियम 1969 के तहत में किसको राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका दिया जाता है, एम हिदायतुल्ला। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऐसे कौन सीजीआई रहे हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने काम किया था, तो आप उसका नाम लिखना, एम हिदायतुल्ला। उसके बाद में जब बात बनी नहीं तो यहाँ पर कौन है, एस निजलिंगप्पा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो व्हीप जारी करते हैं और चुनावों को करवाने के लिए क्या कहते हैं कि जितने भी एमपी एमएलए है वो किसको वोट देंगे, वो वोट देंगे नीलम संजीव रेड्डी को। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पर पहली बार ऐसा कहा कि यहाँ पर किसको, वीवी गिरी राष्ट्रपति होना चाहिए और जितने भी एमपी एमएलए है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे चुनाव थे राष्ट्रपति के जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि अंतरात्मा से वोट देना है। आपको याद रखना है 1969 के चुनाव थे राष्ट्रपति के। अब देखो यहाँ पे दो प्रत्याशी हो गए, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में कौन, वीवी गिरी, और कांग्रेस के आधिकारिक जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। और अंततः देखो जब परिणाम आता है तो बड़ा रोचक आता है, वीवी गिरी क्या बन जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। इस कारण हाँ ऐसे निजलिंगप्पा जो किसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और वो क्या करते हैं, हाँ देखो ऐसे निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने किसको, हाँ इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी कैसे भी करके अपने बहुमत को जारी रखती है, दो पार्टियों का सहयोग लेके, सीपीआई और डीएमके की मदद से। और इंदिरा गांधी को जब निष्कासित किया जाता है, निष्कासित करते ही यहाँ पर कांग्रेस के दो रूप हो जाएंगे, कांग्रेस के दो भेद बन जाएंगे। एक हो जाएगी नई कांग्रेस, एक हो जाएगी पुरानी कांग्रेस। नई कांग्रेस को कहते हैं इंदिरा, क्या कहते हैं, इंदिरा, या उसको कहते हैं आर यानी रिक्वेजनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी कांग्रेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओ यानी ओल्ड कह सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा गया। सिंडिकेट के जो नेता थे वो इसमें आएंगे। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरी जो कांग्रेस है रिक्वेजनिस्ट है, समाजवादी विचारधारा का पालन करती है, गरीबों का समर्थन करती है। पुरानी कांग्रेस कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सिंडिकेट नेताओं की कांग्रेस है, पुरातनपति कांग्रेस है, साथ में अमीरों का समर्थन करती है। इस तरह से इंदिरा गांधी ने कहा कि असली कांग्रेस कौन सी है, नई कांग्रेस यानी आर यानी रिक्वेजनिस्ट। इस प्रकार से अगर आपको साल पूछ ले तो 1969 में कौन सी पार्टी का विभाजन हो गया, कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। आगे देखो चर्चा करते हैं। अब कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे वो नेता कौन थे, आओ देखते हैं। द कांग्रेस सिंडिकेट, हमने पहले भी चर्चा करी थी बड़े नेताओं की जिनकी हार हुई थी। अब देखो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि किस नेता का कौन से प्रांत से संबंध है। मद्रास प्रांत से के कामराज, बंबई से एस के पाटिल, मैसूर से एस निजलिंगप्पा। जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। आंध्र प्रदेश से नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बहुत अच्छा तथ्य है, 1977 में जब मोरारजी देसाई क्या थे, भारत के पीएम बने थे, उस दौरान नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, और पहली बार भारत में ऐसा होता है कि नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध क्या बनाया जाता है, राष्ट्रपति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बहुत अच्छा तथ्य है 1977 की। आप चर्चा अगर कभी आपके टॉपिक में है तो आप यहाँ से नोट कर लेना। पश्चिम बंगाल से अतुल्य को सीधा प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस सिंडिकेट के बड़े नेताओं के नाम बताओ, किसका कहाँ से संबंध है। फटाफट आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और ऐसे हाँ सारे के सारे नेता जो थे सिंडिकेट के नेता है। सिंडिकेट एक अनौपचारिक ग्रुप है कांग्रेस में, पुराने जो कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ नेता थे उनका समूह है, जिनकी मदद से लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों ही शुरुआत में प्रधानमंत्री बने थे। आगे हम चर्चा करते हैं के कामराज की। के कामराज थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। 1969 का हमने राष्ट्रपति चुनाव देखा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 मिनट, टेक्निकल इश्यू है, आप चिंता मत करो। लगातार हम बने हुए कांग्रेस से विभाजन हमने देख लिया। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव में क्या विवाद था हमने देख लिया। उसके बाद हम देख रहे थे कांग्रेस सिंडिकेट के कामराज के बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं और देखते हैं। कामराज योजना 1963 के तहत कामराज ने कहा कि भाई जो लोग एकदम वरिष्ठ हो गए हैं, राजनीति उनको छोड़ देनी चाहिए, जो युवा लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। तो बहुत अच्छा तथ्य है कामराज योजना, यानी पुराने जो नेता है या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है यानी वयोवृद्ध जो नेता है उनको क्या कर देना चाहिए, अब पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रकार के सोच है, यानी वयोवृद्ध जो नेता है उनको पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप याद रखना कामराज योजना 1963। उसके बाद में मिड डे मील योजना जो मद्रास प्रांत में चली थी, तो आप रख देना याद है। दोपहर का भोजन जो योजना थी उसका संबंध किससे है, के कामराज से है। अगला है अपना प्रीवी पर्स की समाप्ति। अब देखो क्या है प्रीवी पर्स, आपने पढ़ा होगा। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जब देश की एकता और अखंडता को बड़ा खतरा था, रियासतों का जो एकीकरण था, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो काम सौंपा गया था पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो तैयार किया था विले पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इस विले पत्र के तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो रियासतें और रजवाड़े थी उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उनको विशेष अधिकार देना आवश्यक था ताकि देश की क्षेत्रीय अखंडता और देश की एकता बनी रहे। रजवाड़ों को कैसे भी करके भारतीय संघ में मिला लिया जाए, तो परिस्थितियां उस दौर में कुछ अलग थी, इसलिए निजी संपत्ति रखने का अधिकार उनको दिया गया था। वेतन और भत्ते हालांकि निश्चित नहीं थे, लेकिन वेतन भत्ते उनको दिए जा रहे थे। इसके अलावा हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, संविधान के भाग 3 में है। 3 में क्या बताया गया है मौलिक अधिकारों में, कि समानता का अधिकार है। किसका अधिकार है, आप बात करते हो 12 से 35 जो आर्टिकल है ये अधिकारों की बात करता है, मौलिक अधिकारों की। इसके अलावा आपने देखा होगा सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है, ये जो अवधारणा है राज्य की डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य का दायित्व बनता है, क्या दायित्व बनता है, कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को क्या करना, स्थापित करना। अब देखो मौलिक अधिकार में बड़ा रोचक तथ्य है, मौलिक अधिकार में साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति वर्ग धर्म किसी भी आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रिवी पर्स तो दिया जा रहा है राजा महाराजाओं को, तो ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस बात का बहुत बार नेहरू जी ने भी विरोध किया था, प्रयास भी उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, लेकिन कोई संवैधानिक प्रयास है नहीं हुआ था प्रिवी पर्स को समाप्त करने में। लेकिन इंदिरा गांधी ने हाँ उसने प्रयास जरूर किया, अंततः वो सफल भी हुई थी। अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित होना चाहिए। अगर संविधान खुद ये बता रहा है कि भाई लोगों के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने देखो, हम बात करते हैं कि प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। 1970 में लोकसभा में एक प्रस्ताव लेके आई थी इंदिरा गांधी, जो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में वो पारित
नहीं हो पाया था। तो ये तो एक प्रकार का असफल प्रयास था प्रीवी पर्स को समाप्त करने में। उसके बाद में हम बात करते हैं अध्यादेश आर्टिकल 123। ये क्या है? प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी करवाया। आपको पता है कि जब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देती है, परामर्श देती है किसको? राष्ट्रपति को। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत है। तो वो क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। जब हमारी संसद अधिवेशन में नहीं होती है तो अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो ऐसी ही यहाँ पे घटना होती है और इंदिरा गांधी क्या करती है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए कहती है और उसको सुप्रीम कोर्ट क्या ठहराता है? उसके निर्णय को, प्रीवी पर्स को समाप्त कर देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि ये जो तरीका है वो क्या है? असंवैधानिक है। इसका तात्पर्य है कि ये भी एक असफल प्रयास था। उसके बाद में 1971 की हम बात करते हैं। 1971 के जो चुनाव होते हैं उसमें उसने चुनावी नारा रखा। किसने? इंदिरा गांधी ने। क्या नारा रखा? कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं क्या करूंगी? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दूंगी। भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी थी जो गरीब थी, मजदूर थी, भूमिहीन श्रमिक थे। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो गरीब तबके से आते थे। तो बढ़ चढ़ के लोगों ने इंदिरा को समर्थन दिया और 26वां संविधान संशोधन के तहत अंततः 1971 में प्रीवी पर्स को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। तो फटाफट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करो। उन्नीस सौ इकहत्तर का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। अब देखो, हमने देखा कि उत्तराधिकार की जो चुनौती थी, नेहरू का निधन हो जाना, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना, उसके बाद में उनका भी रहस्यात्मक तरीके से ताशकंद समझौता अयूब खान और कौन है किसके बीच में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जहाँ पे समझौता हुआ था। 10 जनवरी 1966 को रहस्यात्मक तरीके से उनकी मौत हो जाना। उसके बाद में इंदिरा गांधी को सिंडिकेट नेताओं की मदद से अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनको है ना नियुक्त करना या उनका चयन करना। उसके बाद में इंदिरा वर्सेज सिंडिकेट के नेताओं के बीच में अनबन हो जाना। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हो जाना? अनबन हो जाना। 1967 के चुनाव के दौरान आपने देखा कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी तो उसकी सरकार को बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली, वोट भी ज़्यादा परसेंट में नहीं मिले। 9 राज्यों में तो सरकार ही नहीं बनी। डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में है ना बहुदल की सरकार, बहुमत की सरकार बनाई और आपने देखा कि उस बहुमत की सरकार में वो एक क्षेत्रीय पार्टी थी, डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कस्गम। इसके अलावा बहुत सारी जगह उसको हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं 1967 का जो चुनाव था उसमें कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से गैर कांग्रेसवाद का जन्म हुआ। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां, अलग अलग विचारों वाली पार्टियां एक छतरी के नीचे आके कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालने के लिए वो चुनाव लड़ने को तत्पर हुई। आपने देखा संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, है ना। PUF पंजाब में आपने देखा पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार बन रही थी। अनेक पार्टियां कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। उसी दौरान एक घटना और घटित हुई। 1969 में क्या हो जाएगा? कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। क्यों विभाजन हो जाएगा? आपने देखा राष्ट्रपति का जो चुनाव था, राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी किसको चाह रही थी कि VV गिरी क्या बने, देश के अगले राष्ट्रपति बने। और उधर कांग्रेस के अध्यक्ष निजलिंगप्पा चाह रहे थे कि कौन बनना चाहिए? नीलम संजीव रेड्डी बनना चाहिए। लेकिन अंततः बात बनी नहीं, अंतरात्मा से वोट देने की बात हुई और अंततः VV गिरी जब राष्ट्रपति बनेंगे तो ऐसे निजलिंगप्पा ने किसको? इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और इंदिरा गांधी जैसे तैसे अपनी पार्टी को क्या करेगी? अन्य 2 दलों के साथ में लेते हुए बहुमत के साथ में शासन चलाएगी। और देखो आगे क्या घटना होती है। हमने प्रीवी पर्स की चर्चा करी और 1971 के चुनाव की हम चर्चा करते हैं। जब इंदिरा गांधी की पार्टी को, इंदिरा गांधी को निष्कासित किया गया तो उसने DMK प्लस CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में बहुमत को जारी रखा था। उसके बाद में देखो 1971 का जो चुनाव होगा उसमें कैसे चुनाव का बिगुल बजेगा और बड़े जोश के साथ में और बहुत ज़्यादा सीटों के साथ में, बहुत ज़्यादा वोटों के साथ में, चाहे वोट प्रतिशत हो चाहे सीट प्रतिशत हो, इंदिरा गांधी एक बार फिर से क्या करेगी? डंका बजाएगी। और कहीं न कहीं पूरे भारतीय राजनीति में ये एक ऐसा दौर था, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें और इतना वोट प्रतिशत ना तो कभी मिला था और पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस प्रणाली को ऐसा लग रहा था कि पुनः स्थापित किसने कर दिया है?
इंदिरा ने कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि नेहरू की कांग्रेस यानी जो पुरानी कांग्रेस थी उसकी और इंदिरा गांधी की 1971 के चुनाव के बाद में जो कांग्रेस स्थापित हुई उसमें क्या अंतर था, मैं अपनी तरफ से बेहतर देने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आओ मेरे साथ जुड़ने का आप प्रयास करो। 1971 में जीत के कारण यहाँ पे पता कर रहे हैं। 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ गया, इंदिरा को निष्कासित किया था एस निजलिंगप्पा ने। फिर भी इंदिरा गांधी ने डीएमके प्लस सीपीआई जो पार्टी थी उसके साथ में अपने बहुमत को जारी रखा। बहुमत को जारी रखने के बाद में जनता की सहानुभूति उसको मिले, इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या प्रयास किया, उसने भूमि सुधार के कार्यक्रम तैयार किए, भू परिसीमन कार्यक्रम चलाए, ताकि जो गरीब जनता है उसकी सहानुभूति, उनका लगाव उसके साथ बना रहे और उसकी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहे। जैसे ही उसको मौका मिला, और देखो मौका मिलते ही आर्टिकल या कहते हैं अनुच्छेद 85 के तहत 1970 के दिसंबर महीने में उसने लोकसभा को भंग करने के लिए किसको परामर्श दी, राष्ट्रपति को। और वो क्या करती है, मौके का फायदे उठाती है इंदिरा गांधी, और 1970 के दिसंबर महीने में आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर देता है। तभी कहते हैं लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अब आप बात कर रहे हो कि सर चुनाव तो लोकसभा के 1972 में होने चाहिए, 1971 में क्यों हुए? क्योंकि लोकसभा को भंग कर दिया गया और अपने तरीके से वो सरकार चलाना चाह रही थी, इसलिए 1971 में आपको पता ही है कि चुनाव करवाने पड़ेंगे, इसलिए लोकसभा के चुनाव 72 में नहीं होकर 71 में होंगे। हालांकि विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1972 में ही हुए थे। अब देखो 5वीं लोकसभा के चुनाव 1971 में होंगे। बहुत बढ़िया बात है यहाँ से कि चौथी जो विधानसभा थी उसके चुनाव तो 1967 में हुए थे और उसके बाद 72 में होने थे, लेकिन कब हो रहे हैं? 1900। उसका मूल कारण अगर आपको पूछना हो तो कंसेप्ट को आप समझो। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की परामर्श पर क्या कर सकता है? हाँ, लोकसभा को भंग कर सकता है। और ऐसा ही किसने करवाया? इंदिरा गांधी ने। अब देखो 71 का चुनाव होगा, उसमें कैसे बिगुल बजता है और क्या रणनीति होती है, क्या उसके परिणाम आते हैं, और नजर डालते हैं। उससे पहले आप फटाफट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करो। मेरे विद्यार्थियों, मेरे गले में थोड़ी खराश जरूर है, अभी सर्दी का मौसम है। आज 4 जनवरी की तारीख है। लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूँ ऑनलाइन स्टूडियो TRI चैनल से कि मैं बेहतर आपको दे सकूँ और हम CUET राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक ला सके। इसके लिए कंसेप्ट को मैं एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट में हम MCQ बेस्ड सवाल भी करेंगे। और देखते हैं मुकाबला 1971 के चुनाव का। कांग्रेस आर तथा कांग्रेस ओ। अब देखो कांग्रेस आर का मतलब है रिक्विजनिस्ट कांग्रेस। किसकी कांग्रेस है? इंदिरा गांधी की कांग्रेस। कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, सिंडिकेट नेताओं की जो कांग्रेस है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं एक और संगठन बन जाता है ग्रेट अलायंस। ये भी एक प्रकार का अनौपचारिक समूह है। वो सारे लोग SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल हो, चाहे भारतीय लोक दल हो, ये सारे के सारे एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। क्या करने के लिए? कि अपने को कुछ भी क्या करना है, सबको मिलकर कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है, रिक्विजनिस्ट कांग्रेस है, जो नई कांग्रेस है यानी जो न्यू कांग्रेस है, या फिर आई कांग्रेस है, इंदिरा कांग्रेस, न्यू कांग्रेस, आर यानी रिक्विजनिस्ट है, उसको क्या करना है? हराना है। उसको 1971 के चुनाव में मात देनी है। लेकिन इंदिरा हार मानने वाली थी नहीं। आप देखो ग्रैंड अलायंस अनौपचारिक समूह बन गया, बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ गई अलग अलग विचारों वाली, जिसमें गैर साम्यवादी पार्टियां भी देखने को मिल रही है, गैर कांग्रेसवादी पार्टियां भी देखने को मिल रही है। उसमें देखो SSP है, PSP है, भारतीय जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी है और भारतीय क्रांति दल है। अब देखो भारतीय लोक दल है। और यहाँ पे दूसरा तथ्य अपने को देखने को क्या मिल रहा है? कांग्रेस आई यानी कांग्रेस है इंदिरा आर रिक्विजनिस्ट, वो किसके साथ गठबंधन करती है? CPI के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और देखते हैं और इन चुनावों में
इंदिरा की जो कांग्रेस है भारी बहुमत के साथ में क्या करती है या भारी वोटों के साथ में जीत दर्ज करती है। और उस जीत के हम कारण देखते हैं, अगर आपको कोई पूछ ले कि उस जीत के कारण क्या थे, आप देखो जीत के कारण बता रखे हैं गरीबी हटाओ नारा। गरीबी हटाओ नारा आप देख पा रहे हो, प्री पेपर्स की समाप्ति, एक एजेंडा, एक कार्यक्रम, ग्रैंड अलायंस। कौन सा? जो ग्रैंड अलायंस था, उन नेताओं ने क्या किया है, नारा लगाया है इंदिरा हटाओ का। समाजवादी पार्टी के रूप में पार्टी को डालने का प्रयास इंदिरा ने किया है। या हम करते हैं आय और अवसर की समानता स्थापित करने का प्रयास, या प्रभुत्वशाली जो नेतृत्व है इंदिरा का, ये कुछ ऐसे बिंदु थे। उस वजह से 1971 के चुनाव में इंदिरा की जो कांग्रेस है या आर कांग्रेस है, रिक्विजनिस्ट तो पार्टी है, क्या करती है, बहुमत के साथ में जीत दर्ज करती है और कांग्रेस की पुनः स्थापना होती है। गरीबी हटाओ नारा का संबंध कौन से चुनाव से है? 1971 के चुनाव से है। बहुत अच्छा सवाल बनता है। इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ। अब देखो उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, जो विपक्ष की पार्टी थी वो क्या कह रहे हैं, इंदिरा हटाओ। अब देखो बात ही नहीं बन रही है, वो तो कहते हैं इंदिरा हटाओ और इंदिरा कह रही है गरीबी हटाओ। उनके पास इस प्रकार का कोई निश्चित एजेंडा और कार्यक्रम नहीं है। उसके पास प्रिवी पर्स को समाप्त करने का एक बहुत अच्छा वाक्य है। वो कहती है इंदिरा गांधी कि अगर मेरी सरकार बनती है जो प्रिवी पर्स दी जा रही है उसको मैंने पहले भी 2 प्रयास किए हैं, जिसको एक प्रयास को तो किसने, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। इस बार मैं हार मानने वाली हूं नहीं, एक बार मेरी सरकार बनने दो। अब आपको पता ही है कि हमारे देश में अमीर और गरीब लोगों की संख्या का अगर अनुपात देखें तो गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। इस प्रकार से एक गरीब आबादी, एक बड़ा तबका किसके साथ जुड़ जाएगा, कांग्रेस आर के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो एजेंडा था गरीबी हटाओ को जाना था, बड़ा पॉपुलर हुआ। और विपक्ष की पार्टी क्या कह रही थी, इंदिरा हटाओ, बात बनी नहीं। अंततः उसने अपनी पार्टी को, किसने, इंदिरा ने समाजवादी पार्टी के रूप में डाला। यानी संसाधनों पे नियंत्रण किसका होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए। व्यक्ति को सरकार क्या करेगी, हाँ, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समानता स्थापित करने का राज्य का दायित्व होगा। डीपीएसपी में जो बताया गया भाग 4 में, डीपीएसपी डायरेक्ट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसमें आर्थिक समानता स्थापित करने की बात हुई है। या हमारी मौलिक अधिकारों भाग 3 में जो बात की गई है, वो कहीं ना कहीं जो आपका प्रीवी पर्स है, हाँ, वो क्या करता है, उन बातों का उल्लेख करता है। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और भाग 3 में बताया है 12 से 35 जो आपके अनुच्छेद है, वो क्या कहते हैं कि समानता का अधिकार है, चाहे रंग, चाहे आपकी जाति, चाहे धर्म, कुछ भी हो। इन 2 बातों को लगातार इंदिरा लेके लंबा संघर्ष कर रही थी। 2 बार प्रयास किया था प्रीवी पर्स को, तो बहुत बड़ा ये एजेंडा था। कौन सा? प्रीवी पर्स की जो समाप्ति थी, ये भी एक प्रकार से 1971 के चुनाव में बड़ा कारण था कांग्रेस के जीतने का। और बच्चा हम चर्चा करते हैं आगे की बातों को, चुनाव के परिणामों पे एक नजर डालते हैं। कांग्रेस आई यानी इंदिरा की कांग्रेस, आर रिक्विजनिस्ट, साथ में किसके साथ गठबंधन किया था, सीपीआई के। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है कि 1971 के चुनाव में इंदिरा ने किसके साथ में या उसकी कांग्रेस ने किसके साथ में गठबंधन किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखो एक तरफ सीटें, एक तरफ वोट परसेंट में दिए हुए। सीटों की बात करें तो 352 सीटें किसको मिलती है, इंदिरा की कांग्रेस को। कौन से चुनाव में, 1971। यहाँ देखो 23 सीटें किसको मिल रही है, सीपीआई को। किसको मिल रही है, सीपीआई को। परसेंटेज में देखो 44% वोट किसको मिल रहे हैं, कौन सी कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस। 4.4% इसको, सीपीआई को। अब आप टोटल जोड़ के देखो, टोटल सीटें पूछा जा सकता है 375, वोटों का परसेंट 48.4%। इसका मतलब है कि आज तक कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े प्रतिशत में, चाहे सीटों का परसेंट ले हो चाहे वोटों का परसेंट, इतनी बड़ी मात्रा में जीत कभी मिली नहीं। झंडे गाड़ दिए, मारवाड़ी भाषा में बोले तो। इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि मैं अकेली नहीं हूं, पूरी की पूरी जो देश की जनता है, जो एक बड़ा वर्ग मेरे साथ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस पंक्ति को यहाँ पर सच साबित करती है इंदिरा गांधी के उन परिणामों ने या उसकी प्रतिस्पर्धा ने। और उधर हालत देखो आप कांग्रेस ओ की, जो सिंडिकेट के नेता थे, तो ग्रैंड अलायंस समूह बन गया था कि हमारे को क्या करना है, हमारा एक ही मकसद है, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। लेकिन यहाँ पे तो आबेल मुझे मार, या कहानी देखो बड़ी रोचक कहानी है। प्यारी विद्यार्थियों, मैं सीयूईटी का क्रैश बैच चला रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इन चीज़ों को बड़े लंबे टाइम तक बताने का समय नहीं है। आप
इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ने का प्रयास करो। मैं आपके हर एक मुद्दे को, हर एक जो आपकी क्यूरी है उसको हल करने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास तो करो। कांग्रेस को देखो जो ओल्ड कांग्रेस है, और अन्य दलों की आप हालत देखो जो ग्रैंड अलायंस नाम से प्रसिद्ध हुआ था कि हमारे को तो क्या करना है, इंदिरा को हटाना है। ग्रैंड अलायंस जो अनौपचारिक ग्रुप बना था, अब देखो कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली थी, कुछ नहीं है भाई साहब। इधर देखो उसको 23 सीटें मिली है, किसको, अन्य जो दल है। अगर हम कुल सीटों की बात करें तो दूसरा जो ग्रुप था कांग्रेस ओ प्लस ग्रैंड अलायंस, अन्य जितनी भी पार्टियां थी उनको कितनी सीटें मिली है, 40 सीटों से कम। कहाँ 40, कहाँ 375। एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि सिंडिकेट नेताओं की उस दिन से वो छू मंतर हो गए, गायब हो गए, भारतीय राजनीति से उनका पत्ता कट गया। जब 1971 के चुनाव को इंदिरा गांधी ने बड़े जोश से जीता, उनके बाद में एक और सोने पे सुहागा। तो देखो एक घटना और घटित हुई। देखो क्या होता है कि पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में टकराव थे कुछ चीज़ों को लेके, और 1971 का दौर ऐसा आता है जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है और बांग्लादेश का एक संकट पैदा होता है। आपने मुक्ति संग्राम के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ा था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। 3 दिसंबर 1971 को जब युद्ध छिड़ जाता है तो वहाँ के लोग जब सहायता मांगते हैं, शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में वहाँ एक पार्टी बनती है अवामी लीग, और अवामी लीग बड़ी प्रभावशाली पार्टी है। बांग्लादेश, ढाका उसकी राजधानी है। पश्चिम पाकिस्तान अत्याचार करता है किसके ऊपर, पूर्वी पाकिस्तान पे, तो वो देश आज़ाद होना चाहता है। भारतीय जब सहायता मांगते हैं तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी क्या करती है, यहाँ से सेना भेजती है। 3 दिसंबर 1971 की तारीख है, हमारी सेना बांग्लादेश में जाती है, पश्चिम पाकिस्तान की सेना के साथ में एक करारा युद्ध होता है, और अंततः उसका परिणाम 16 दिसंबर 1971 को आता है। हमने लास्ट अध्याय में हमने चर्चा करी थी कि 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। और उसी दिन हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश क्या मनाता है, मुक्ति संग्राम मनाता है, आज़ादी का दिवस मनाता है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा गांधी का बड़ा हाथ था। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े अखबार थे, विदेशों के अखबार थे, पूरी की पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी की जो छवि थी, एक कद्दावर नेता के रूप में, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में, कहीं ना कहीं एक महिला होते हुए भी उसने जो प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का किया, 1971 में फिर से कांग्रेस को स्थापित करने का जो काम किया था, ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ा काम था। हम देख पा रहे हैं 1971 के बांग्लादेश युद्ध ने इंदिरा गांधी को क्या बना दिया, एक लोकप्रिय नेता बना दिया। अब हम चर्चा करते हैं नेहरू की जो कांग्रेस थी, जिसको हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। 1952, 57, 62 के जो आम चुनाव थे, उस कांग्रेस पार्टी को लगातार बहुमत मिला, पार्टी सत्ता में रही। लोगों ने, पर्यवेक्षकों ने ये बात कही थी कि नेहरू के बाद में लोकतंत्र का क्या होगा। लेकिन आप देखो एक बार फिर से 1971 में इंदिरा गांधी ने ये साबित कर दिया है कि जिस तरह से मेरे पिता ने यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित किया था, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। आप देखो पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस वो नहीं है सिंडिकेट वाली, पुरानी कांग्रेस का तात्पर्य यहाँ से नेहरू वाली कांग्रेस से लिया गया है। और नई कांग्रेस की तुलना यहाँ पर या नई कांग्रेस की बात करें तो इंदिरा ने जो 1971 के चुनाव के माध्यम से स्थापित करी है, उसकी चर्चा हो रही है। 4-5 पॉइंट के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। पुरानी कांग्रेस 1952, 57, 62 की कांग्रेस को कहते हैं। इंदिरा कांग्रेस 1971 के द्वारा स्थापित हुई है। अंतर क्या है, सर्वोच्च नेता लोकप्रियता की, गरीबी हटाओ का नारा, प्री-विपक्ष की समाप्ति, और समाजवादी जो रवैया इंदिरा गांधी ने अपनाया था, अपनी पार्टी को जिस रूप में रंगा था, समाजवादी जो विचारधारा के रूप में उसने रंगा था, ये कुछ कारण थे कि वो एक सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता के रूप में हीरो वर्शिप की हमने पहले बात करी थी, व्यक्ति पूजा की बात करी थी। अम्बेडकर ने कहा था कि व्यक्ति पूजा से देश पतन की ओर जाता है, तानाशाही की ओर अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च नेता के रूप में कौन उभरी थी, इंदिरा गांधी उभरी थी। संगठन बड़ा कमजोर था। देखो उस समय जो कांग्रेस थी, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से अनेक विचारों के लोग शामिल थे, चाहे आपके दक्षिणपंथी हो, चाहे आप वामपंथी हो, रेडिकल हो, कंजर्वेटिव हो, सारे के तमाम प्रकार की विचारधाराएं उस समय शामिल थी। तो संगठन बड़ा क्या था, मजबूत था। लेकिन नया जो संगठन बन के आया है 1971 के बाद में कांग्रेस का, वो कैसा है, कमजोर है, गुटों का अभाव है, क्योंकि उसमें गुट है ही नहीं। गुट कहाँ है, एक तो सीपीआई पार्टी है, एक कांग्रेस खुद है। वो भी कांग्रेस कौन सी है, नई कांग्रेस है, इंदिरा वाली। तो गुटों का दबाव देखने को मिल रहा है, गुटों में तालमेल का अभाव। इसके अलावा आपने देखा होगा कि उसके बाद में जितनी भी राजनीति अपने को देखने को मिली है, चाहे विपक्ष देखो, उसमें किसका अभाव है, गुटों का अभाव है, विचारधारात्मक गठबंधन का अभाव है। यानी वैचारिक रूप से अगर हम बात करें, सामाजिक रूप से बात करें, तो जो पुरानी कांग्रेस थी नेहरू की,
तो अपने आप में कैसी कांग्रेस थी? सुदृढ़ कांग्रेस थी। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा जरूर रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान का एज ए डोमेन सब्जेक्ट पाठ्यक्रम थोड़ा सा ब्रॉड जरूर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम बिंदुओं में आप तक मैं अच्छी चीजें पहुंचाऊं, बेहतर चीजें पहुंचाऊं, जो सीयूटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें आपके पाठ्यक्रम में आए। आज के लिए इतना ही, और हम कल की कक्षा में मिलते हैं। सभी को एक बार फिर से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लगातार जुड़े रहिए आप TRI चैनल से, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।